बच्चों, यह द्विघात समीकरण का सबसे पहला वीडियो है। द्विघात समीकरण के इस वीडियो में द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अर्थात यदि हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं तो द्विघात समीकरण के बारे में कितना जानते हैं, इसको हम यहाँ पर इस वीडियो में जान सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है। चलिए शुरू करते हैं द्विघात बहुपद से, क्योंकि आपने तो इसे पढ़ा ना। कहाँ पढ़ा है? आपने पढ़ा है इसे बहुपद वाले चैप्टर में। यहाँ पर सबसे पहला है उसका व्यापक रूप के बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापक रूप क्या कहता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में इसमें व्यापक रूप में क्या अंतर है, यह देख लीजिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। दोनों में अगर तुलना करें तो देखिए द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जबकि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है। दूसरा, द्विघात बहुपद में शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा तथा बीटा। यही शून्यक जो द्विघात बहुपद में शून्यक होते हैं वह द्विघात समीकरण में क्या बन जाते हैं? मूल बन जाते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। मतलब अगर शून्यक की जगह मूल रख दें तो यह द्विघात समीकरण के लिए हो जाएगा। और वो 2 मूल कौन कौन होते हैं? अल्फा तथा बीटा। क्या शून्यक और मूल में कोई अंतर आ रहा है? अंतर इतना ही है कि शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के और द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। शून्यकों का योग द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी बटा ए बराबर क्या? माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। देखिए b क्या है? x का गुणांक है, x से गुना हो रहा है, इसीलिए b है x का गुणांक और a है x² का गुणांक। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया? माइनस बी बटा ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यही द्विघात समीकरण में शून्यकों की जगह क्या हो जाएगा? मूलों का योग। मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। क्या अंतर पा रहे हैं? शून्यक की जगह मूल आ रहा है। शून्यक किसका? द्विघात बहुपद का। मूल किसका? द्विघात समीकरण का। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। c क्या? अचर पद और a क्या? x² का गुणांक। तो c बटा ए बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। समान है ना? अंतर क्या है? द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c 0 के बराबर नहीं है। द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c 0 के बराबर है। यहाँ कुछ भी बराबर का कोई चिन्ह नहीं, द्विघात समीकरण में बराबर का चिन्ह। द्विघात बहुपद में शून्यक, द्विघात समीकरण में मूल, बाकी सब समान। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 बहुपद में ही पढ़ लिया था। और साथ ही साथ यह भी पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को कैसे सत्यापित करेंगे, और हम लोगों ने सत्यापित किया भी था। फिर से इसको दोहरा ले रहा हूँ क्योंकि इस विधि का प्रयोग हम लोग द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए भी करेंगे। चलिए फिर से एक बार दोहराते हैं
कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की एक विधि क्या है? गुणनखंड विधि। इस विधि में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, का गुणनखंड करने के चरण क्या होंगे, के स्टेप्स क्या हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है। पहला चरण, सबसे पहले हम लोग a इंटू सी का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात क्या, x² का गुणांक और अचर पद को गुना करके गुणनफल ज्ञात करते हैं, वही हमारा a इंटू सी का मान होता है। दूसरा चरण, सेकेंड स्टेप, प्राप्त ac के मान का अभाज्य गुणनखंडन की सहायता से दो गुणनखंड प्राप्त करते हैं, अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ac का दो फैक्टर्स ज्ञात करते हैं। और वो फैक्टर्स कैसे होंगे, इस पर विचार कर रहे हैं अब। इस प्रकार की यदि ac पॉजिटिव हो, मतलब अगर a इंटू सी पॉजिटिव हो, तब दोनों गुणनखंड का योग कैसा होगा, b के बराबर होगा। और यदि ac निगेटिव हो, तब इन दोनों गुणनखंड का अंतर b के बराबर होगा, अर्थात ac का मान निगेटिव आ जाए तब गुणनखंड का अंतर b के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, मान लिया कि दो गुणनखंड अल्फा तथा बीटा हैं। इसके दो गुणनखंड होंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग दो ही गुणनखंड ले रहे हैं ना, तो ये दो गुणनखंड मान लो कि अल्फा एंड बीटा हैं, तब ax² प्लस bx प्लस c क्या हो जाएगा, वह x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा के रूप का होगा। ठीक है। और अब क्या करेंगे, तब x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा बराबर शून्य के बराबर करके और हम लोग इससे शून्य प्राप्त कर लेंगे, अर्थात x का दो मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी विधि का प्रयोग हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। मूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, अर्थात द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं, अथवा मूल ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघात सूत्र द्वारा, तीसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, दो मूल, अल्फा तथा बीटा। गुणनखंड विधि में ठीक इसी प्रकार जैसे हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर शून्य होता है, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, तो ये पहले से शून्य के बराबर होता है, इसलिए इसको शून्य के बराबर मानना नहीं पड़ता, और बाकी सारा कार्य ठीक उसी प्रकार होता है। दूसरी विधि द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र है क्या, तो द्विघात सूत्र एक सूत्र है जिससे हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, मतलब माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वर्गमूल बटा 2a, जहाँ b² माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर है। d क्या है, डिस्क्रिमिनांट अर्थात विभक्त कर। इस d को हम लोग डिस्क्रिमिनांट अथवा विभक्त कर कहते हैं। और तीसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए अथवा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा द्विघात सूत्र द्वारा। अब हम लोग किसी दिए हुई द्विघात समीकरण जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, के मूलों की प्रकृति एवं मूल के बारे में जानेंगे। अर्थात यह कि दिया हुआ द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा यदि तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन, यदि d शून्य से बड़ा है अर्थात d पॉजिटिव है तब। दूसरा, यदि d शून्य के बराबर है तब। और तीसरा, यदि d शून्य से छोटा है अर्थात d निगेटिव है तब। चलिए पहले कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, यदि d शून्य से बड़ा है अर्थात d पॉजिटिव है, या फिर यह कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac बड़ा है शून्य से अर्थात b² माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि आपने पहले भी जाना है कि d जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं वह किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। ऐसी स्थिति में मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, अनइक्वल, मतलब दोनों अलग अलग मूल होंगे। मूल क्या हो रहा है,
x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर d/2a और माइनस बी माइनस रूट अंडर d/2a। दूसरा कंडीशन, यदि d शून्य के बराबर है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, शून्य के बराबर है, तब मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, इक्वल, है ना, रियल एंड इक्वल। यहां पर क्या था, रियल एंड अनइक्वल। ऐसी स्थिति में मूल क्या होंगे, x बराबर माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा 2a, मतलब दोनों बराबर ही होंगे। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे ये प्राप्त होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, शून्य हो गया। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य हो गया तो रूट शून्य कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 0 बराबर 0, इसलिए यह 0 हो गया, माइनस बी बटा 2a प्राप्त हुआ। पुनः उसी तरीके से दूसरे वाले मूल में भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रख दिया जाए, शून्य रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य प्राप्त हुआ है। तो अगर यहाँ शून्य रख दिया जाए तब हमें क्या फिर पुनः प्राप्त होता है, माइनस b/2a। तीसरा कंडीशन, यदि d निगेटिव हो, मतलब शून्य से छोटा हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग को वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूलों की प्रकृति में मूल वास्तविक नहीं होंगे, जबकि मूल में वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे। हम लोगों ने जो अभी टेबल देखा, अभी जो सारणी देखी, उसमें क्या पाया कि जब d शून्य से बड़ा है अर्थात d पॉजिटिव है, तब मूल वास्तविक एवं असमान है, और जब d शून्य के बराबर है, 0 के बराबर है, तब मूल वास्तविक एवं समान है। इसी पर आधारित हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसे मैंने नोट के रूप में लिखा है। पहला है कि मूल वास्तविक होंगे यदि d शून्य से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, पहला और दूसरा कंडीशंस, है ना। दूसरा क्या है, मूल बराबर होंगे, मतलब मूल बराबर होंगे, समान होंगे, यदि d किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो। इसका प्रयोग हम लोग प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।